चलिए आज इस एक्सप्लेनर में एक अकेली कोशिका से शुरू होने वाले अद्भुत जैविक सफर को समझते हैं। आखिर एक सेल इतना जटिल जीव कैसे बना लेता है? अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग यानी जेनोपस लेविस इसका बेहतरीन उदाहरण है। शुरुआती स्थिति बड़ी दिलचस्प है। अंडे का मेसोलिथिल स्वरूप और होलोग्लास्टिक पैटर्न इसका एकदम सही मंच बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ असली गेम चेंजर है। ये अंडे की रेडियल सिमेट्री को पूरी तरह से बायलैटरल सिमेट्री में बदल देता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? दरअसल स्पर्म की एंट्री विकास की इस प्रक्रिया में मास्टर स्विच बन जाती है। स्पर्म की एंट्री वाली जगह वेंट्रल साइड तय करती है, जबकि ठीक विपरीत दिशा डोर्सल साइड बन जाती है। फिर 30 डिग्री का कॉर्टिकल रोटेशन होता है। ये प्रोटीन्स की जगह बदलकर विकास की ठोस नींव रखता है। लगातार विभाजित होती ये कोशिकाएं एम्फीब्लास्टुला बनाती हैं। यहाँ शुरुआती ब्लास्टोमियर्स में पूर्ण विकास की असीमित क्षमता होती है। कोशिकाओं का ये सटीक स्थान बहुत जरूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र को अब एकदम अलग जेनेटिक निर्देश मिलने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, चलिए इस रहस्य को सुलझाने वाले जटिल जेनेटिक सिग्नल्स की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद विशिष्ट मैटरनल प्रोटीन्स का नीचे खिसकना इस पूरी जैविक चेन रिएक्शन की शानदार शुरुआत कर देता है। सबसे पहले जीव की आधारशिला रखी जाती है। अब देखते हैं कि सबसे निचली परत यानी एंडोडर्म कैसे बनती है। वेजिटोल पोल के प्रोटीन्स सॉक्स 17 को ट्रिगर करते हैं, जो इस बुनियादी एंडोडर्म लेयर को आकार देता है। अब मध्य परत कैसे बनती है? यहाँ वेज टी जीन मल्टीटास्किंग करता है और कई महत्वपूर्ण काम एक साथ संभालता है। यहाँ पैराक्राइन सिग्नलिंग से कोशिकाएं आपस में बात करती हैं। XNR प्रोटीन्स पड़ोसी कोशिकाओं को जगाने लगते हैं। इक्वेटर पर होने वाला जीन्स का यही सटीक क्रम असल में शरीर की मध्य परत का निर्माण करता है। नतीजतन मेसोडर्म बनता है। दिलचस्प बात यह है कि यह एक फीड फॉरवर्ड लूप बनाकर वेज टी का उत्पादन बढ़ाता रहता है। अंत में जीव के सबसे ऊपरी हिस्से यानी बाहरी आवरण को भी अपना अंतिम और स्थायी रूप लेना होता है। बचे हुए ऊपरी माइक्रोमियर्स डिफ़ॉल्ट रूप से एक्टोडर्म बन जाते हैं, जिससे तीनों बुनियादी परतों का निर्माण पूरा होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जीवन का ये ब्लूप्रिंट कितनी व्यवस्थित तरह से बटा हुआ है, ये वाकई अद्भुत है। जीवन निर्माण के लिए ये माइक्रोस्कोपिक आइए अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग के इस बेहद दिलचस्प डेवलपमेंटल ब्लूप्रिंट की सीधे शुरुआत करते हैं। एक आकारहीन भ्रूण अपना पूरा शरीर कैसे बनाता है? इसका असली रहस्य एक सूक्ष्म आणविक युद्ध में छिपा है। शुरुआत गैस्ट्रुलेशन से होती है। यहाँ सतह की कोशिकाएं अंदर खिसककर आर्केंटेरॉन नाम की एक बिल्कुल नई कैविटी बनाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को लीड करती हैं बॉटल सेल्स, जो भारी कन्वर्जेंट प्रेशर के चलते ब्लास्टोपोर पर बनती हैं। इसी भारी दबाव से इनवेजिनेशन और इन्वोल्यूशन होता है, जो भ्रूण की आंतरिक संरचनाओं को तैयार करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि केवल डॉर्सल साइड पर इन गतिविधियों को आखिर ट्रिगर कौन करता है? इसका जवाब है कॉर्टिकल रोटेशन। ये प्रक्रिया जरूरी मैटरनल प्रोटीन्स को ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर देती है। चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं। कोशिकाओं के अंदर बीटा कैटेनिन और GSK3 के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इसमें GSK3 एक क्रूर विनाशक की तरह काम करता है। ये लगातार बीटा कैटेनिन को ढूंढकर उसे नष्ट करता रहता है। लेकिन बीटा कैटेनिन के पास भी बॉडीगार्ड्स हैं। कॉर्टिकल रोटेशन GBP डिसेबल्ड और WNT11 को उसकी सुरक्षा के लिए भेजता है। रोटेशन के कारण GBP मूव होता है, जो विनाशक GSK3 के साथ मजबूती से जुड़कर उसे ब्लॉक कर देता है। यहाँ नतीजा बिल्कुल साफ है। डॉर्सल बीटा कैटेनिन बच जाता है, जबकि वेंट्रल बीटा कैटेनिन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। वेंट्रल साइड पर असल में कितना बीटा कैटेनिन बचता है? बिल्कुल शून्य, एकदम जीरो। उधर डॉर्सल साइड पर बचा हुआ बीटा कैटेनिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है। यही असली जेनेटिक ब्लूप्रिंट को खोलता है। ये TCF3 से जुड़ता है और साइमॉइस तथा ट्विन नाम के महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। असल में ये दोनों जीन्स मास्टर फॉर्मेन हैं। यही भ्रूण के सबसे अहम ऑर्गेनाइजर्स के निर्माण की शुरुआत करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इन महत्वपूर्ण एंडोडर्मल और मीजोडर्मल कमांड सेंटर्स का निर्माण आखिर होता कैसे है। सबसे पहले न्यूक्लियोप सेंटर गूस्कॉइड एक्सप्रेशन को ट्रिगर करता है, जिससे एक शक्तिशाली स्पीमन ऑर्गेनाइजर का जन्म होता है। फिर यही स्पीमन ऑर्गेनाइजर भ्रूण के बाकी पूरे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को बिल्कुल सटीक तरीके से डायरेक्ट करता है।
तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बीटा कैटेनिन ही तय करता है कि ये मास्टर कमांड सेंटर्स कहाँ बनेंगे। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होगा अगर बीटा कैटेनिन को वेंट्रल साइड में इंजेक्ट कर दें? एक सेकेंडरी एक्सिस बन जाती है ना अद्भुत? ये सूक्ष्म ब्लूप्रिंट्स अभी और कितने रहस्य छुपाए हुए हैं। चलिए आज इस एक्सप्लेनर में एक अकेली कोशिका से शुरू होने वाले अद्भुत जैविक सफर को समझते हैं। आखिर एक सेल इतना जटिल जीव कैसे बना लेता है? अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग यानी जेनोपस लेविस इसका तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ज़ीनोपस यानी मेंढक के भ्रूण विकास, उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के एक बेहद हैरतअंगेज रहस्य पर चर्चा करेंगे। जरा सोचिए, ये कितनी अद्भुत प्रक्रिया है कि सेल्स का एक छोटा सा गुच्छा आपस में कैसे डिसाइड करता है कि उसे आगे चलकर बॉडी का कौन सा हिस्सा बनना है। एक सिंगल सेल से लेकर एक पूरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने तक का ये सफर और इन सेल्स की डेस्टिनी तय होने का ये पूरा प्रोसेस सच में किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता। आज की इस चर्चा को, इस पूरे सफर को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है। पहला, हम बात करेंगे ग्रे क्रेसेंट के रहस्य की। दूसरा, एक्टोडर्म सिग्नल बैटल। तीसरा, द माइटी ऑर्गेनाइजर। चौथा, अर्ली बनाम लेट गैस्ट्रुला। और आखिर में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले एम्ब्रियोनिक ग्राफ्टिंग परीक्षण। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ग्रे क्रेसेंट का रहस्य, जो इस पूरे विकास का एक बहुत ही क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक ग्रे क्रेसेंट इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इस डेवलपमेंट प्रोसेस का सबसे पहला संकेत यही हिस्सा होता है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इसका निर्माण ठीक उस जगह के ऑपोजिट होता है जहां से स्पर्म एंटर करता है। लेकिन बायोलॉजी में हमेशा एक सवाल होता है ना, क्या हो अगर हम एक एम्ब्रियो को इस तरह से बांट दें कि एक हिस्से में ग्रे क्रेसेंट पूरी तरह हो और दूसरे से इसे बिल्कुल गायब कर दें, तो आगे क्या होगा? नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला था। जिस तरफ ग्रे क्रेसेंट मौजूद था, वहां एक पूरी तरह से विकसित पूरा जीव बनकर तैयार हो गया। लेकिन जिस तरफ यह हिस्सा नहीं था, वहां सिर्फ और सिर्फ पेट का एक मांस, एक बेली फॉर्म हो पाई। ये स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि अर्ली डेवलपमेंट में एक पूरा जीव बनने के लिए इस ग्रे क्रेसेंट का होना लिटरली कितना क्रूशियल है। एक और मजेदार कॉन्सेप्ट यहां आता है टोटीपोटेंट सेल्स का। शुरुआती अर्ली स्टेजेस में इन सेल्स की ढलने की क्षमता, इनका पोटेंशियल बस लाजवाब होता है। अगर हम 16 सेल वाले स्टेज में एम्ब्रियो को लें और उसमें से सिर्फ एक सिंगल सेल निकाल दें, तब भी पता है क्या होगा? बची हुई 15 सेल्स एक पूरा एम्ब्रियो बना देंगी। और उससे भी बड़ा मैजिक ये है कि वो अकेली आइसोलेटेड सेल भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म विकसित कर सकती है। इसे ही टोटीपोटेंट कहते हैं। ऐसी सेल्स जो अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढालकर पूरा जीव बनाने की ताकत रखती हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एक्टोडर्म सिग्नल बैटल। एक ऐसी बायोकेमिकल जंग जहां सेल्स को चुनना है कि उन्हें स्किन बनना है या नर्व्स। तो आखिर इस एक्टोडर्म लेयर के अंदर चल क्या रहा है? यहां सेल्स को एक बहुत बड़ा परमानेंट डिसीजन लेना होता है कि आगे चलकर उन्हें एपिडर्मिस यानी त्वचा बनना है या फिर नर्वस टिश्यू। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। वेंट्रल हिस्से की सेल्स एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल रिलीज करती हैं जिसे BMP4 कहते हैं। अब ये BMP4 जाकर एक्टोडर्मल सेल से जुड़ जाता है। जैसे ये जुड़ता है, ये एक दूसरे फैक्टर MX1 को एक्टिव कर देता है और बस जैसे ही MX1 एक्सप्रेस हुआ, उन सेल्स की डेस्टिनी लॉक हो जाती हैं। वो हमेशा के लिए एपिडर्मिस बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, द माइटी ऑर्गेनाइजर। ये भ्रूण का अपना एक बिल्ट इन डिफेंस सिस्टम है। अब आप सोचेंगे कि अगर BMP4 इतना एक्टिव है तो क्या सारी की सारी सेल्स स्किन बन जाएंगी? बिल्कुल नहीं। एम्ब्रियो के पास इस BMP4 को रोकने का एक बहुत ही सॉलिड, शक्तिशाली डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसे स्पेमेन ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ये डॉर्सल हिस्से पर होता है और एक पावरफुल बायोकेमिकल शील्ड की तरह काम करता है। ये शील्ड बनती कैसे है? ऑर्गेनाइजर कुछ खास मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टैटिन। इन्हें शॉर्ट में NCF कह लीजिए। ये तीनों सीधे जाकर BMP4 को जकड़ लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और उसे डॉर्सल एक्टोडर्म पर अटैक करने से रोक देते हैं। तो सवाल ये है कि जब इस ऑर्गेनाइजर ने अपना काम किया और BMP4 को ब्लॉक कर दिया, तब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये होता है कि ब्लॉक्ड BMP4 की वजह से एक्टोडर्म स्किन बनने का रास्ता छोड़ देती है और अपने डिफॉल्ट मोड पर चली जाती है।
यानी वो आगे चलकर हमारा बेहद जरूरी नर्वस टिश्यू बन जाती है ना कमाल की बायोकेमिस्ट्री। इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए आइए इस क्विक चीट शीट का नजर डालते हैं। ये स्ट्रिक्टली उन प्रोटीन्स और उनके फॉर्मेशन फेट को दर्शाता है जो रिसर्च में पाए गए हैं। जैसे वेज टी हमेशा एंडोडर्म बनाता है, ज़ीब्रा का फेट मीजोडर्म है। हमने अभी देखा कि BMP4 और MX1 मिलकर एपिडर्मिस बनाते हैं, और वहीं गुस्कॉइड ये सीधा द स्पेमन ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए जिम्मेदार है। एक तरह से ये सेल्स की डेस्टिनी का पूरा नक्शा है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, अर्ली वर्सेस लेट गैस्ट्रुला। यहां हम समझेंगे कि उम्र के साथ इन सेल्स का बिहेवियर कैसे कंप्लीटली बदल जाता है। इन सेल्स के बर्ताव को उम्र के साथ बदलते देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना। शुरू में वो नए माहौल में बड़ी जल्दी ढल जाते हैं, लेकिन बड़े होने पर उनकी आदतें थोड़ी पक्की, थोड़ी जिद्दी हो जाती हैं। अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में इनका ब्लास्टोकोएल बड़ा होता है और ये सेल्स कंडीशनल होती हैं, यानी हाईली अडेप्टेबल, पड़ोसियों को देखकर खुद को बदल लेने वाली। लेकिन लेट गैस्ट्रुला तक आते आते ब्लास्टोकोएल छोटा हो जाता है और सेल्स ऑटोनोमस M टाइप की बन जाती हैं, जिसका मतलब है उनका भविष्य, उनकी डेस्टिनी अब फिक्स्ड है। अब वो किसी और के हिसाब से नहीं बदलेंगी। यही उम्र का बदलाव ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप पर बिल्कुल साफ दिखता है। अगर अर्ली गैस्ट्रुला का डॉर्सल लिप है तो उसका फेट ऑटोनॉमस तो है, पर वो जिद्दी होकर सिर्फ और सिर्फ हेड यानी सर बनाता है। लेकिन वही डॉर्सल लिप जब लेट गैस्ट्रुला स्टेज में पहुंचता है तब उसका ऑटोनॉमस बिहेवियर बदल जाता है। तब वो सर नहीं बल्कि पिछला हिस्सा यानी ट्रंक और पूंछ बनाता है। उम्र बढ़ने के साथ इनकी मेमोरी फिक्स हो जाती है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी भाग, एम्ब्रियोनिक ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, जहां वैज्ञानिकों ने सेल्यूलर डेस्टिनी की सच में हद परख ली। यहां से स्टोरी में एक बहुत ही फैसिनेटिंग ट्विस्ट आता है। साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इन सेल्स को उनकी जगह से हटाकर कहीं और शिफ्ट करके देखा जाए। तो उन्होंने अर्ली एपिडर्मल सेल्स को, जो आगे चलकर स्किन बनने वाली थीं, उन्हें उठाकर नर्वस टिश्यू वाले एरिया में डाल दिया। और रिजल्ट, उन अर्ली सेल्स ने तुरंत खुद को अडैप्ट कर लिया। नए माहौल के हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी डेस्टिनी चेंज कर ली और स्किन बनने के बजाय नर्वस टिश्यू बन गई। लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट पर गौर कीजिए, ये सच में दिमाग घुमाने वाला है। जब वैज्ञानिकों ने एक अर्ली डॉर्सल लिप को, जो कि पहले से ही थोड़ा ऑटोनॉमस होता है, उसको उठाकर किसी और एम्ब्रियो में ग्राफ्ट किया, तो उसने अपने नए पड़ोसियों की एक नहीं सुनी। उसने उस नए माहौल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बड़ी जिद के साथ अपना काम किया। उसने एक दूसरा सर बना दिया। जी हां, इसका रिजल्ट था एक 2 हेडेड एम्ब्रियो, 2 सर वाला भ्रूण। जरा कल्पना कीजिए इसकी। और एग्जैक्टली यही पैटर्न हमें थोड़ी ओल्डर यानी लेट डॉर्सल लिप सेल्स के साथ भी देखने को मिला। जब लेट डॉर्सल लिप को मूव किया गया तो अपनी उम्र और लेट स्टेज मेमोरी के मुताबिक उसने वहां जाकर एक सेकेंडरी ट्रंक या पूंछ बना दी। इस ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट का नतीजा था एक 2 टेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसा कि न्यूट यानी सैलमेंडर परीक्षणों में बिल्कुल साफ तौर पर देखा गया था। एक जीव पर 2 पूंछ। इन चौंकाने वाले ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठता है। अगर शुरुआती स्टेजेस में ये अर्ली सेल्स इतनी ज्यादा लचीली और अडेप्टेबल होती हैं, तो आखिर ऐसा क्या होता है जो सडनली इनकी इस मेमोरी को, इनकी डेस्टिनी को परमानेंटली लॉक कर देता है? मेंढक और सैलमेंडर पर किए गए इन शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स ने सिर्फ एक डेवलपमेंटल मिस्ट्री को ही सॉल्व नहीं किया, बल्कि आज की मॉडर्न स्टेम सेल रिसर्च का पूरा फाउंडेशन रख दिया है। सोचिए, जिस दिन हम इन सेल्स की इस मेमोरी लॉक को पूरी तरह समझ जाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे, उस दिन बायोलॉजी और मेडिसिन की दुनिया में क्या कुछ पॉसिबल नहीं होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस सफर पर निकलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए। बेहतरीन उदाहरण है। शुरुआती स्थिति बड़ी दिलचस्प है। अंडे का मेसोलेसिथल स्वरूप और होलोग्लास्टिक पैटर्न इसका एकदम सही मंच बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ असली गेम चेंजर है। ये अंडे की रेडियल सिमेट्री को पूरी तरह से बायलैटरल सिमेट्री में बदल देता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? दरअसल स्पर्म की एंट्री विकास की इस प्रक्रिया में मास्टर स्विच बन जाती है। स्पर्म की एंट्री वाली जगह वेंट्रल साइड तय करती है, जबकि ठीक विपरीत दिशा डॉर्सल साइड बन जाती है। फिर 30 डिग्री का कॉर्टिकल रोटेशन होता है। ये प्रोटीन्स की जगह बदलकर विकास की ठोस नींव रखता है। लगातार विभाजित होती ये कोशिकाएं एम्फीब्लास्टुला बनाती हैं,
यहाँ शुरुआती ब्लास्टोमियर्स में पूर्ण विकास की असीमित क्षमता होती है। कोशिकाओं का ये सटीक स्थान बहुत जरूरी है क्योंकि हर क्षेत्र को अब एकदम अलग जेनेटिक निर्देश मिलने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, चलिए इस रहस्य को सुलझाने वाले जटिल जेनेटिक सिग्नल्स की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद विशिष्ट मैटरनल प्रोटीन्स का नीचे खिसकना इस पूरी जैविक चेन रिएक्शन की शानदार शुरुआत कर देता है। सबसे पहले जीव की आधारशिला रखी जाती है। अब देखते हैं कि सबसे निचली परत यानी एंडोडर्म कैसे बनती है। वेजिटोल पोल के प्रोटीन्स SOX17 को ट्रिगर करते हैं जो इस बुनियादी एंडोडर्म लेयर को आकार देता है। अब मध्य परत कैसे बनती है? यहाँ वेज टी जीन मल्टीटास्किंग करता है और कई महत्वपूर्ण काम एक साथ संभालता है। यहाँ पैराक्राइन सिग्नलिंग से कोशिकाएं आपस में बात करती हैं। XNR प्रोटीन्स पड़ोसी कोशिकाओं को जगाने लगते हैं। इक्वेटर पर होने वाला जीन्स का यही सटीक क्रम असल में शरीर की मध्य परत का निर्माण करता है। नतीजतन मेसोडर्म बनता है। दिलचस्प बात यह है कि यह एक फीड फॉरवर्ड लूप बनाकर वेज टी का उत्पादन बढ़ाता रहता है। अंत में जीव के सबसे ऊपरी हिस्से यानी बाहरी आवरण को भी अपना अंतिम और स्थायी रूप लेना होता है। बचे हुए ऊपरी माइक्रोमियर्स डिफ़ॉल्ट रूप से एक्टोडर्म बन जाते हैं, जिससे तीनों बुनियादी परतों का निर्माण पूरा होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जीवन का ये ब्लूप्रिंट कितनी व्यवस्थित तरह से बटा हुआ है, ये वाकई अद्भुत है। जीवन निर्माण के लिए ये माइक्रोस्कोपिक। हाय एवरीवन, आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन की। जरा इमेजिन कीजिए, समुद्र की असीम गहराइयों में दो बेहद छोटे एकदम माइक्रोस्कोपिक गैमीट्स का एक दूसरे को खोजना और मिलना। सच कहूं तो ये किसी हॉलीवुड मूवी के मीट क्यूट से कम नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण मिलन नहीं है। यह एक बेहद ही स्ट्रक्चर्ड, कॉम्प्लेक्स और शानदार बायोलॉजिकल जर्नी है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को डीकोड करते हैं। आज का हमारा रोडमैप एकदम क्लियर है। चीज़ों को आसान रखने के लिए हम एनाटॉमी फर्स्ट, एक्शन सेकंड अप्रोच फॉलो करेंगे। यानी पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर उनके एक्शन को। इसमें हम कवर करेंगे सी अर्चिन बेसिक्स, स्पर्म की एनाटॉमी, ओवम का स्ट्रक्चर, कीमोटैक्सिस, एक्रोसोमल रिएक्शन और आखिर में स्पीशीज स्पेसिफिकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, सी अर्चिन बेसिक्स। सी अर्चिन बेसिकली एक मरीन इन्वर्टिब्रेट है। मतलब ये समुद्र में पाया जाता है और इसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनकी बॉडी का शेप थोड़ा ग्लोब्यूलर यानी गोल मडोल सा होता है। लेकिन इनमें जो सबसे हैरान करने वाली चीज़ है वो है इनकी सिमेट्री। एक अडल्ट सी अर्चिन में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, लेकिन जब ये अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब इसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये जो बायोलॉजिकल शिफ्ट है ना, ये अपने आप में सच में बहुत अद्भुत है। अब यहाँ एक बहुत ही अहम टर्म आता है, डायोशियस। डायोशियस इसका सीधा सा मतलब ये है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग इंडिविजुअल्स में मौजूद हैं। आसान भाषा में कहें तो मेल सी अर्चिन अलग होता है और फीमेल सी अर्चिन अलग। अब क्योंकि ये अलग अलग हैं और खुले समंदर में रहते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। इन्हें इतने विशाल पानी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को कोऑर्डिनेट करना होता है। मतलब दो सेल्स का इतने बड़े समंदर में सही वक्त पर मिलना सच में किसी चमत्कार जैसा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एनाटॉमी ऑफ द स्पर्म। चलिए मेल गेमीट के बायोलॉजिकल इक्विपमेंट को समझते हैं। स्पर्म के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बहुत ही स्पेसिफिक और काम के हिसाब से डिजाइंड होते हैं। सबसे ऊपर होता है हेड, जिसमें एक हाईली कंडेंस्ड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पैक रहता है। हेड के एकदम टिप पर यानी चोटी पर एक एक्रोसोमल वेसिकल होती है। इसके ठीक नीचे एक्टिन फिलामेंट्स और बाइंडन प्रोटीन्स छिपे होते हैं। अब इनका क्या काम है, ये हम आगे बहुत डिटेल में समझेंगे। हेड के बाद आता है मिड पीस, जो समझ लीजिए एक पावर हाउस है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है। ये एटीपी एनर्जी बनाता है जो सीधे टेल यानी फ्लैजुलम को पावर देती है। इसी टेल में डाइनिन एटीपेज होता है जो इस एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पर्म को तेजी से मूव करने में मदद करता है। और हाँ, यहाँ एक क्लासिक एग्जाम फैक्ट है जिसे बिल्कुल मत भूलिएगा। जो एक्रोसोमल वेसिकल्स स्पर्म के हेड की टिप पर होती है ना, वो गोल्जी बॉडी से डिराइव होती है। इसका स्ट्रक्चरल ओरिजिन एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे पक्का याद रखिएगा। अब बात करते हैं फीमेल गेमीट की। सेक्शन 3, स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। स्पर्म के मुकाबले ओवम की अंदरूनी दुनिया कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल होती है।
ये एक हाई सिक्योरिटी वाले किले जैसा है। इसके एकदम अंदर होता है एंडोप्लाज्म, जहां फीमेल प्रो न्यूक्लियस रहता है, और साथ ही होते हैं mRNA और tRNA, जो अर्ली डेवलपमेंट में बहुत काम आते हैं। इसके बाहर वाली लेयर को हम कॉर्टेक्स या एक्सोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भरे होते हैं। ये भी गोल्जी से ही बने होते हैं और इनका काम बहुत ही क्रिटिकल है, पॉलीस्पर्मी को रोकना। मतलब ये गार्ड्स की तरह इस बात की निगरानी करते हैं कि एक अंडे को गलती से भी एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज ना कर दें। और सरफेस पर छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ओवम की सिक्योरिटी सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी बहुत तगड़ी होती है। चलिए 2 मेन बाहरी लेयर्स को कंपेयर करते हैं। सबसे बाहर है जेली कोट। नाम से ही पता चल रहा है, ये एक जेलेटिन जैसी परत है। इसका मेन काम है समंदर के पानी में केमिकल अट्रैक्टेंट्स रिलीज करना। इसके ठीक नीचे एक और लेयर होती है, विटिलाइन एनवेलप, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। ये लेयर एक सख्त सिक्योरिटी चेकिंग करती है कि आने वाला स्पर्म अपनी ही स्पीशीज का है या नहीं। आगे जितने भी बायोकेमिकल इंटरैक्शन होंगे वो इन्हीं दोनों लोकेशंस पर होने वाले हैं। अब आते हैं हमारे सेक्शन 4 पर, कीमोटैक्सिस एंड अट्रैक्शन। ओपन ओशन में मैच कैसे मिलता है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना हम एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी से समझ सकते हैं। जरा सोचिए, घर में कुछ बहुत ही टेस्टी खाना बन रहा हो, तो आप क्या करते हैं? आप बस उस शानदार खुशबू को सूंघते हुए सीधे किचन तक पहुंच जाते हैं, राइट? बिल्कुल इसी तरह समंदर में भी एक हाई लेवल बायोकेमिकल प्रोसेस काम करती है। फीमेल ओवम पानी में एक केमिकल रिलीज करता है, जिसकी ये इनविजिबल खुशबू स्पर्म को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच लाती है। और वो खास केमिकल अट्रैक्टेंट आखिर है क्या? उसका नाम है रिसेक्ट। ये एग की जेली कोट से रिलीज होने वाला ठीक 14 अमीनो एसिड से बना एक स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड है। अब होता क्या है कि जैसे ही स्पर्म के रिसेप्टर्स इस रिसेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, एक कमाल का शिफ्ट आता है। स्पर्म, जो अब तक पानी में बस ऐसी धीरे धीरे तैर रहा था, अचानक से हाइपर एक्टिव हो जाता है और सीधा एग की दिशा में पूरी स्पीड से भागने लगता है। अब बारी है क्लाइमैक्स की, सेक्शन 5, द एक्रोसोमल रिएक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉप क्विज। ये एग्जामिनर्स का एक बहुत ही फेवरेट ट्रैप है। जरा सोच कर देखें, ये एक्रोसोमल रिएक्शन आखिर होता कहाँ है? क्या ये एग की एकदम अंदरूनी मेम्ब्रेन पर होता है या फिर विटिलाइन एनवेलप पर? अगर आपने जेली कोट सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, ये रिएक्शन ओवम की सबसे बाहरी परत यानी जेली कोट पर ही शुरू हो जाता है, ना कि किसी अंदरूनी मेम्ब्रेन पर। इसे अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। चलिए अब इस एक्रोसोमल ब्रीच के एग्जैक्ट स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, स्पर्म तेजी से आकर जेली कोट से टकराता है। स्टेप 2, जैसे ही ये कांटेक्ट होता है, एक्सोसाइटोसिस के जरिए स्पर्म से लाइटिक एंजाइम्स बाहर निकलते हैं। स्टेप 3, ये एंजाइम्स जेली कोट को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं और अंदर जाने का एक रास्ता बनाते हैं। और फिर आता है स्टेप 4, जो कि सबसे क्रिटिकल है। स्पर्म के हेड में जो एक्टिन फिलामेंट्स थे, उनका पॉलीमराइजेशन होता है और ये एक्टिन एकदम एक लंबी तलवार की तरह बाहर की ओर निकल आता है। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, स्पीशीज स्पेसिफिकेशन एंड फ्यूजन, द फाइनल सिक्योरिटी चेक पॉइंट। अब इस तलवार जैसे स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। याद है, हमने पहले स्पर्म के हेड में छिपे हुए बाइंडन प्रोटीन्स की बात की थी। जैसे ही ये एक्टिन फिलामेंट तलवार की तरह बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है, ये बाइंडन प्रोटीन्स उसके ऊपर आ जाते हैं। ये अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं ताकि एग के साथ आगे का इंटरैक्शन कर सकें। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म एकदम एक लॉक एंड की यानी ताला और चाबी की तरह काम करता है। इसमें चाबी क्या है? चाबी है स्पर्म पर मौजूद ये बाइंडिंग प्रोटीन्स, और ताला क्या है? ताला है एग की विटिलाइन एनवेलप पर मौजूद ABR1 रिसेप्टर्स। अगर ये दोनों एकदम परफेक्टली मैच नहीं करते तो फर्टिलाइजेशन वहीं के वहीं रुक जाएगा। यही वो बायोलॉजिकल लॉक है जो इस बात को 100% वेरीफाई करता है कि स्पर्म करेक्ट स्पीशीज का ही है। और अगर ये मैच एकदम सक्सेसफुल रहता है तो फ्यूजन के फाइनल स्टेप्स कुछ ऐसे होते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग EBR1 रिसेप्टर्स के साथ एकदम परफेक्टली अटैच हो जाता है। इससे स्पर्म विटिलाइन एनवेलप से मजबूती से चिपक जाता है। इसके बाद एग और स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाती हैं और फाइनली स्पर्म अपना हैप्लॉइड न्यूक्लियस एग के एंडोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। और कुछ इस तरह ये शानदार माइक्रोस्कोपिक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी होती है। चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं।
जरा सोचकर देखिए, अगर ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक EBR1 रिसेप्टर इतनी सख्ती से स्पीशीज की चेकिंग ना करता, तो आज हमारे एनिमल किंगडम में कैसे कैसे अजीबोगरीब और हाइब्रिड जीव घूम रहे होते। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन छोटे छोटे बेहद स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शंस की अहमियत सच में हैरान कर देने वाली है। इन्हीं बारीक बायोलॉजिकल चेकिंग्स में पृथ्वी पर जीवन की इस खूबसूरत व्यवस्था को बचाकर रखा है। उम्मीद है इस सेशन से आपको इस पूरी प्रक्रिया को एक नए नजरिए से समझने में मजा आया होगा। नमस्ते। आज हम बायोलॉजी की एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो किसी एक्शन मूवी से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं सी अर्चिन के अंडे की, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक अभेद्य किले की तरह काम करता है। जब एक नए जीवन की शुरुआत होती है तो सुरक्षा के सबसे कड़े इंतजाम इसी सेल्यूलर लेवल पर होते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं और इस बायोलॉजिकल किलेबंदी को समझते हैं। अब इस सफर में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सोचिए, क्या होगा अगर एक ही अंडे के अंदर एक से ज्यादा स्पर्म घुस जाएं? सुनने में शायद ये एक आम सी बात लगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक विकसित हो रहे भ्रूण या एम्ब्रियो के लिए ऐसी सेंधमारी बिल्कुल जानलेवा होती है। ये लिटरली गेम ओवर वाली सिचुएशन है। देखिए, साइंस की भाषा में इस तबाही को पॉलीस्पर्मी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ही अंडे में कई स्पर्म का अंदर आ जाना। और इसके नतीजे बहुत ही भयानक। एक से ज्यादा स्पर्म आने का मतलब है बहुत सारे सेंट्रियोल्स का आ जाना। इसकी वजह से सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो जाता है। पहले ही डिवीजन में 4 से 8 सेल्स बन जाती हैं, जो भ्रूण के लिए एक फेटल आउटकम साबित होती है। इसलिए इस हादसे को रोकना कोई ऑप्शन नहीं है, ये नेचर की सबसे बड़ी जरूरत है। तो इस सेशन का स्ट्रक्चरल रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम पॉलीस्पर्मी के खतरे से शुरू करेंगे और फिर समझेंगे कि अंडा खुद को बचाने के लिए फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म कैसे लगाता है। फिर हम इसके बायोकेमिकल हथियारों, कैल्शियम ट्रिगर और आखिर में सेल एक्टिवेशन और क्लीवेज को भी डिकोड करेंगे। चलिए आते हैं पहले पॉइंट पर, द थ्रेट ऑफ पॉलीस्पर्मी। यहाँ अंडे को एक ऐसे महल की तरह देखना जरूरी है जो एक बहुत बड़े बायोलॉजिकल हमले के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, और वो रूल है नंबर 1। सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म को ही अंदर आने की परमिशन है। ये नेचर का सबसे एक्सक्लूसिव VIP क्लब है, जहां एंट्री सिर्फ एक को मिलेगी। एक से ज्यादा का मतलब है सीधी तबाही। पॉइंट नंबर 2, द ट्रांजिएंट फास्ट ब्लॉक। अब इस किले की जो सबसे पहली सुरक्षा पंक्ति है ना, वो एक इमरजेंसी लॉकडाउन की तरह काम करती है, बहुत ही क्विक और सडन। यहाँ फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक के बीच का फर्क समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। फास्ट ब्लॉक सिर्फ 1 से 3 सेकंड के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है जहां मेम्ब्रेन का पोटेंशियल अचानक से पॉजिटिव शिफ्ट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने इमरजेंसी में दरवाजा स्लैम कर दिया हो। लेकिन ये टेम्पररी है, स्पर्म्स दोबारा अटैक कर सकते हैं। इसलिए नेचर ने एक परमानेंट सोल्यूशन बनाया है, स्लो ब्लॉक। ये ईंटों की एक मजबूत दीवार खड़ी करने जैसा मैकेनिकल और परमानेंट फोर्टिफिकेशन है, जो करीब 1 मिनट बाद ट्रिगर होता है। और आज हमारा मेन फोकस इसी स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म पर ही रहेगा। तो आते हैं तीसरे पॉइंट पर, द स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म। अब हम इस परमानेंट डिफेंस प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, जिसे बायोलॉजिस्ट्स कॉर्टिकल ग्रैन्युलर रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को समझने से पहले आइए सुरक्षा की इस एनाटमी को देखते हैं। अंडे की सतह के ठीक नीचे एक्सोप्लाज्म लेयर में कुछ डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एम्बुश लगाए बैठे होते हैं। इनमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स मेन पेलोड या हथियार की तरह होते हैं, और इनके ठीक पास विटिलाइन एनवेलप के नीचे एक्टिन फिलामेंट्स एकदम अलर्ट पोजीशन में वेट कर रहे होते हैं। अब जैसे ही खतरे का सिग्नल मिलता है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अंडे की सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर चिपक जाते हैं। जैसे ही ये मर्ज होते हैं, एक एक्सप्लोजन होता है और ये अपना पूरा डिफेंसिव पेलोड बाहर फेंक देते हैं। इस एक झटके से सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक मैसिव स्ट्रक्चरल बदलाव शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, द बायोकेमिकल पेलोड। अब सबसे कमाल की बात तो ये है कि आखिर इन ग्रैन्यूल्स ने कौन से हथियार डिप्लॉय किए। ये कोई आम केमिकल्स नहीं है, ये बहुत ही प्रिसाइज हेवी आर्टिलरी है।
चलिए एक एक करके इन बायोकेमिकल हथियारों को डिकोड करते हैं। सबसे पहला है CGSP या कॉर्टिकल ग्रैन्युल सीरीन प्रोटीएज। इसका काम है उन प्रोटीन लिंक्स को काटना जो विटिलाइन एनवेलप को मेम्ब्रेन से जोड़ते हैं। साथ ही ये स्पर्म को पकड़ने वाले EBR1 बाइंडिंग रिसेप्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद आते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ये बेसिकली एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाते हैं, जैसे एक स्पंज पानी को खींचता है। ये बाहर से पानी को अंदर खींचकर उस जगह को सूजा देते हैं, जिससे गैप बढ़ जाता है। फिर आते हैं UDX1 और TG एंजाइम्स, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करके इस फर्टिलाइजेशन एनवेलप को एकदम पत्थर जैसा सख्त बना देते हैं। और आखिर में हायालिन प्रोटीन, जो आगे जाके डिवाइड हो रही सेल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट बनाता है। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही खास और एग्जाम रेलेवेंट डिटेल छिपी है, जिसे रेस्पिरेटरी बर्स्ट कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का एक अचानक सर्ज आता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 बनाता है। ये H2O2 आगे चलकर ओवोपेरोक्सीडेज या OVOP क्रिएट करता है। ये OVOP उस फर्टिलाइजेशन एनवेलप को क्रॉस लिंक करके परमानेंटली सील कर देता है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। पॉइंट नंबर 5, द कैल्शियम ट्रिगर। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आए कि ठीक है, हथियार तो डिप्लॉय हो गए, लेकिन इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को फटने का सिग्नल आखिर दिया किसने? आइए उस इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क को समझते हैं। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टेप बाय स्टेप ट्रिगर होता है। स्टेप 1, जैसे ही पहला स्पर्म बाइंड होता है, वो टायरोजीन काइनेज पाथवे को स्विच ऑन कर देता है। स्टेप 2, ये पाथवे फॉस्फोलाइपेज C या PLC को एक्टिवेट करता है, जिसका काम है PIP2 बनाना। और स्टेप 3, ये PIP2 आगे जाकर स्प्लिट होता है दो बहुत ही क्रूशियल मैसेंजर्स में, IP3 और DAG। ये प्रिसाइज केमिकल कम्युनिकेशन ही इस पूरी डिफेंस सिस्टम की जान है। और इसी IP3 की वजह से आती है कैल्शियम फ्लड, यानी कैल्शियम की बाढ़। जो IP3 अभी बना था, वो जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी ER के रिसेप्टर्स पर लॉक हो जाता है। ER के पास बहुत सारा कैल्शियम स्टोर्ड होता है। IP3 के लगते ही ER अपना सारा स्टोर्ड कैल्शियम सेल के अंदर रिलीज कर देता है। कैल्शियम का ये अचानक बढ़ता हुआ लेवल ही वो मेन ट्रिगर है, जो अनकॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्सोसाइटोस करने यानी फटकर अपना सामान बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है। पॉइंट नंबर 6, एक्टिवेशन एंड क्लीवेज। सुरक्षा दीवार तो अब पूरी तरह से खड़ी हो चुकी है, लेकिन इस डिफेंसिव एक्शन के ठीक बाद क्या होता है? अब अंडा खुद को रैपिड डेवलपमेंट के लिए तैयार करता है। अगर आपको याद हो तो PIP2 के टूटने से IP3 के साथ डैग भी बना था। अब उस डैग का रोल शुरू होता है। वो सेल के अंदर सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पंप को चालू कर देता है। इस पंप का सिंपल सा काम है हाइड्रोजन आयंस को सेल से बाहर फेंकना और सोडियम को सेल के अंदर लाना। अब सोचिए, सेल के अंदर सोडियम बढ़ रहा है और कैल्शियम तो पहले से ही हाई है। इन दोनों की वजह से सेल के अंदर का माहौल एल्कलाइन या क्षारीय हो जाता है। इस एल्कलाइन कंडीशन का मतलब ही है ग्रीन लाइट यानी एग एक्टिवेशन। ये एक सिग्नल है कि अब डेवलपमेंट शुरू करना है। सेल डिवीजन, DNA सिंथेसिस और RNA ट्रांसलेशन, ये सब कुछ अब बहुत ही तेज स्पीड से शुरू हो जाता है। अंडा अब आगे की जिंदगी के लिए फुली एक्टिव हो चुका है। एक्टिवेशन के बाद होती है रैपिड सेल डिवीजन, जिसे क्लीवेज कहते हैं। सी अर्चिन में एक स्पेसिफिक टाइप का फास्ट होलोब्लास्टिक रेडियल क्लीवेज देखने को मिलता है। इस तेजी से होती हुई डिवीजन में वो हाइलिन प्रोटीन, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वो इन नई सेल्स या ब्लास्टोमियर्स को सेफली एक साथ चिपका कर रखता है और धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर अपने अर्ली रेडियल स्टेज से ट्रांसफॉर्म होकर एक बायलैटरली सिमेट्रिकल प्लूटियस लार्वा में बदल जाता है। तो इन सभी कॉम्प्लेक्स सेल्युलर इवेंट्स को देखने के बाद एक सवाल जो जहन में जरूर आता है वो ये है कि अगर एक माइक्रोस्कोपिक सेल सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ऐसी अभेद्य और मल्टीलेयर्ड दीवार खड़ी कर सकती है, तो सोचिए अर्ली लाइफ स्टेजेस में और क्या-क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफेंस मैकेनिज्म्स छुपे होंगे। नेचर की इस बायोकेमिस्ट्री को जितना समझो उतनी ही हैरानी होती है। आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको इस माइक्रोस्कोपिक वॉरफेयर को समझने में मजा आया होगा। ध्यान रखने और इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए शुक्रिया।
नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सी अर्चिन के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूण विकास की इस अद्भुत दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो देखने में तो बस कुछ कोशिकाओं के बंटने जैसी लगती है, लेकिन असल में ये जीवन के सबसे जटिल रहस्यों को खोलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर एनिमल और वेजिटल हेमिस्फीयर को समझेंगे। इसके बाद असमान चौथे क्लीवेज पर बात करेंगे, लार्ज माइक्रोमेयर्स की अद्भुत ताकत को जानेंगे और अंत में ड्रीश के उन मशहूर एम्ब्रियोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को हैरान कर दिया था। तो चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बेसिक्स। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरने के लिए रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा पैटर्न है जहां पूरा का पूरा अंडा पूरी तरह से विभाजित होता है। और दिलचस्प बात पता है क्या है? सी अर्चिन ही नहीं बल्कि सी एलिगेंस और यहां तक कि हम इंसानों में भी शुरुआती कोशिका विभाजन के कुछ बुनियादी नियम बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस रोटेशन का थोड़ा सा फर्क होता है। आइए इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, बिल्कुल एक 3D मॉडल की तरह। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सेब है। पहले 2 विभाजन बिल्कुल सीधी खड़ी रेखाओं में होते हैं, जिन्हें हम मेरिडोनियल लाइन कहते हैं, जैसे आप सेब को ऊपर से 4 बराबर हिस्सों में काट रहे हों। लेकिन जो तीसरा विभाजन है ना, वो इक्वेटोरियल होता है, यानी बिल्कुल बीच से क्षैतिज रेखा में, जो भ्रूण को ऊपर और नीचे के 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट देता है। और इसी तीसरे विभाजन से हम अपने दूसरे भाग पर पहुंचते हैं, एनिमल बनाम वेजिटल हेमिस्फीयर। ये जो तीसरा इक्वेटोरियल क्लीवेज हुआ, ये भ्रूण के ऊपरी और निचले हिस्सों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच देता है। ऊपर वाले हिस्से को हम एनिमल हेमिस्फीयर कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म भरा होता है, और ठीक इसके विपरीत नीचे वाला हिस्सा यानी वेजिटल हेमिस्फीयर योक या जर्दी से पूरी तरह भरा होता है। यही वो बुनियादी अंतर है जो आगे चलकर इन दोनों ध्रुवों के व्यवहार को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, असमान चौथा क्लीवेज। ये वो समय है जब सिमेट्री अचानक से टूट जाती है और चीजें बेहद रोमांचक हो जाती हैं। तो देखिए, जब चौथा विभाजन होता है तब एनिमल हेमिस्फीयर तो बिल्कुल नियम से चलता है और समान रूप से बटकर मीजोमियर्स नाम की 8 बराबर कोशिकाएं बनाता है। लेकिन वेजिटल हेमिस्फीयर नियम तोड़ देता है। ये असमान रूप से विभाजित होता है, जिससे 4 बड़ी कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें मैक्रोमियर्स कहते हैं, और बिल्कुल निचले सिरे पर 4 बेहद छोटी लेकिन बहुत ही ताकतवर कोशिकाएं बनती हैं, माइक्रोमियर्स। अगर हम इन कोशिकाओं के लिनिएज या वंशावली पर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि मीजोमियर्स N1 और N2 में बढ़ते हैं और मैक्रोमियर्स V1 और V2 में। लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए सबसे नीचे मौजूद माइक्रोमियर्स पर, जो लार्ज और स्मॉल माइक्रोमियर्स में विभाजित होते हैं। ये दिखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन यकीन मानिए इनका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। तो चलिए अपने चौथे भाग की ओर रुख करते हैं, जहां हम बात करेंगे इस पूरी प्रक्रिया के असली सुपरस्टार्स की, लार्ज माइक्रोमियर्स की शक्ति। इसे समझने के लिए एक बड़ी मजेदार तुलना करते हैं। लार्ज माइक्रोमियर बिल्कुल उस अमीर खानदानी वारिस की तरह है जिसे अपना भविष्य बनाने के लिए किसी पार्ट टाइम जॉब या पड़ोसियों की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पास अपनी माँ से मिले मैटरनल डिटर्मिनेंट्स का ऐसा खजाना होता है जो इसे पहले से ही बता देता है कि इसे क्या करना है और कैसे सफल होना है। और विज्ञान की भाषा में इस पुश्तैनी दौलत वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि लार्ज माइक्रोमियर्स के अंदर ही उनके विकास के सारे निर्देश पहले से मौजूद होते हैं। उन्हें ये तय करने के लिए कि उन्हें आगे क्या बनना है, बाहर से आने वाले किसी भी सिग्नल की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन इनकी शक्तियां यहीं खत्म नहीं होती। ये कोशिकाएं स्वभाव से थोड़ी बॉसी या हुक्म चलाने वाली होती हैं। ये न केवल अपने दम पर स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, बल्कि शक्तिशाली ऑटोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नल्स भी छोड़ती हैं। मतलब ये सिर्फ अपना विकास ही नहीं करती, बल्कि अपने आसपास की कोशिकाओं को भी डिक्टेट करती हैं कि उन्हें भविष्य में क्या रूप लेना है। इसके बाद हम आते हैं 5वें भाग पर, ड्रीश के एम्ब्रियोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। जो कुछ भी हमने अब तक सैद्धांतिक रूप से समझा, आइए देखते हैं कि कैसे हैंस ड्रीश ने उसे प्रयोगों के जरिए साबित किया। अब यहाँ दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, क्या होगा
अगर हम इन बेहद स्वतंत्र और ताकतवर माइक्रोमियर कोशिकाओं को भ्रूण से बिल्कुल अलग कर दें या इनकी जगह बदलकर कहीं और रख दें, ड्रीश ने अपनी लैब में ठीक यही करके देखा और जो नतीजे आए उन्होंने सबको हैरत में डाल दिया। जरा इस ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट के नतीजों को देखिए। सामान्य तौर पर एनिमल पोल की कोशिकाएं सिर्फ एक्टोडर्म बनाती हैं, लेकिन जब ड्रीश ने लार्ज माइक्रोमियर्स को उठाकर एनिमल पोल पर रख दिया तो पता है क्या हुआ? उन माइक्रोमियर्स ने उस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने वहां एंडोमीजोडर्म बना दिया और एक नया सेकेंडरी एक्सिस खड़ा कर दिया। ये उनकी गजब की सिग्नलिंग पावर का जीता जागता सबूत है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट। ड्रीश ने 4 सेल स्टेज वाले एक भ्रूण को लिया और चारों कोशिकाओं को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। नतीजा, हर एक अकेली कोशिका ने विकास करके एक पूरा का पूरा प्लूटियस लार्वा बना लिया। हाँ, आकार में वो थोड़े छोटे जरूर थे, लेकिन बिल्कुल संपूर्ण थे। एक अकेली कोशिका से पूरा जीव बन जाना सच में प्रकृति का कमाल है। और अब बात करते हैं प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट की। इसमें भ्रूण को कांच की 2 प्लेटों के बीच दबा दिया गया। इससे हुआ ये कि जो तीसरा विभाजन इक्वेटोरियल होना था, वो दबाव के कारण मेरिडोनियल हो गया। कोशिकाओं की जगह पूरी तरह से उलट-पुलट गईं। जो कोशिकाएं वेंट्रल साइड में जानी थीं, वो डॉर्सल साइड में पहुंच गईं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था? इस पूरी उथल-पुथल के बावजूद भ्रूण ने खुद को सुधार लिया और एक बिल्कुल नॉर्मल लार्वा में विकसित हुआ। तो इस पूरी वैज्ञानिक चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ है इक्विपोटेंशियलिटी और कंडीशनल डेवलपमेंट। शुरुआती चरणों में एक कोशिका की प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी, यानी वो क्या बन सकती है, उसकी प्रोस्पेक्टिव फेट, यानी वो असल में क्या बनेगी, उससे कहीं कहीं ज्यादा होती है। ये कोशिकाएं हालात और अपनी जगह के हिसाब से आपस में बात करके अपना रास्ता खुद तय कर लेती हैं। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर कटी हुई अपनी जगह से हटाई गई और कांच के बीच भारी दबाव में रखी गई कोशिकाएं भी आपस में सही तालमेल बिठाकर एक एकदम परफेक्ट जीव का निर्माण कर सकती हैं, तो जीवन की ये बुनियादी ईंटें असल में कितनी लचीली और कमाल की हैं। इस अद्भुत बायोलॉजिकल डिजाइन पर विचार जरूर कीजिएगा। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर, जहां हम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर यानी हमारी आम फ्रूट फ्लाई के डेवलपमेंट के पीछे छिपे माइक्रोस्कोपिक सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक मामूली कीड़ा नहीं है, बल्कि जेनेटिक्स की दुनिया का वो हीरो है जिसने लाइफ के कई बड़े रहस्यों से पर्दा उठाया है। आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके इस फ्लाई के मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट तक एक डीप डाइव लेंगे। हम इसके लाइफ साइकिल को समझने से लेकर इसके जेनेटिक्स की गहराई तक जाएंगे। तो सबसे पहले इस फ्रूट फ्लाई के लाइफ साइकिल पर एक नज़र डालते हैं। आपने कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बारे में तो सुना ही होगा। ये फ्लाई बिल्कुल वही करती है। इसका मतलब है कि बचपन में जो लार्वा दिखता है ना, बड़ा होने पर उसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है। ये अपने बॉडी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से रीबिल्ड करती है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो समझेंगे कि ये डेवलपमेंट कितना फास्ट है। अंडे से लेकर पहले दिन ही लार्वा निकल आता है, फिर वो 3 अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, फिर आता है प्यूपेशन और फाइनली होती है इक्लोजन। ये वो मैजिकल मोमेंट है जब एडल्ट फ्लाई अपने पंखों के साथ आज़ाद होती है। खैर, ये तो हुई बाहर की बात। अब बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, फर्टिलाइजेशन और अर्ली क्लीवेज की तरफ। फ्रूट फ्लाई का अंडा सेंट्रोलेसिथल टाइप का होता है। अब इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में इसके अंदर का सारा योक बिल्कुल सेंटर में टाइटली पैक्ड होता है। ये एक छोटी सी डिटेल है, पर यह फंडामेंटली चेंज कर देती है कि आगे चलकर सेल्स कैसे डिवाइड होंगे। शुरुआती क्लीवेज सच में बड़ा दिलचस्प है। ये शुरू होता है माइक्रोपाइल नाम की एक छोटी सी ओपनिंग से, जहां से सिर्फ एक स्पर्म एंटर करता है। फिर न्यूक्लियस जुड़ते हैं और तेजी से डिवाइड होने लगते हैं, वो भी बिना सेल वॉल्स बनाए। इसे हम सिंसिशियम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। बाद में जब इन न्यूक्लियाई के चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाते हैं, तब जाके इसे सेल्यूलर ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। और क्योंकि सेंटर में योग का इतना बड़ा मास होता है, एम्ब्रियो को मजबूरन सुपरफिशियल क्लीवेज करनी पड़ती है। यानी जो नए न्यूक्लियस बन रहे हैं, वो सेंटर में जगह ना होने की वजह से एम्ब्रियो के बिल्कुल बाहरी किनारों पर पुश हो जाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने से पहले भी एक ब्लूप्रिंट बन रहा होता है। आइए देखते हैं एग चैम्बर के अंदर आखिर क्या चल रहा है। यहां पर नर्स सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स दोनों एक हार्डवर्किंग आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं। जब oocyte फर्टिलाइज होने का वेट कर रहा होता है, तब ये नर्स सेल्स उसे न्यूट्रिशन और सबसे इंपॉर्टेंट मटर्नल जीन्स देती हैं। वहीं फॉलिकुलर सेल्स उसे बाहर से कवर करके ग्रो करने में मदद करती हैं।
ये मटर्नल जीन्स ही आगे चलकर पूरे बॉडी प्लान की नींव रखते हैं। तो अब बात करते हैं पोलैरिटी ब्लूप्रिंट की, यानी आगे और पीछे का हिस्सा कैसे तय होता है। ये बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा और फैसिनेटिंग रहस्य रहा है। सोचिए, एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग को कैसे पता चलेगा कि उसका सिर कहाँ बनेगा और पूंछ कहाँ? इसका जवाब है उन्हीं मटर्नल जीन्स में जो उन नर्स सेल्स ने वहां सावधानी से रखे थे। इन मैटरनल एमआरएनएस की प्लेसमेंट एकदम स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट होती है। एंटीरियर यानी आगे के हिस्से के लिए बाइकॉइड और हंचबैक जीन्स होते हैं, और पोस्टीरियर यानी पीछे के हिस्से के लिए नैनोज और कॉर्डल। और ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से एम्ब्रियो के दोनों सिरों पर टाइट बंधे होते हैं। यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर डोमिनेंस की एक मस्त लड़ाई चल रही होती है। पीछे की तरफ नैनोज एक्टिव होकर हंचबैक को ब्लॉक कर देता है और आगे की तरफ बाइकॉइड सीधा कॉर्डल को दबा देता है। इनका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, यही सुनिश्चित करता है कि बॉडी की बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर और शार्प रहें। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर चल रहा है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक हाईवे की तरह हैं। अगर कोई इनहिबिटर आकर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर दे तो ये एमआरएनएज मूव ही नहीं कर पाएंगे। नतीजा, कोई एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी नहीं बनेगी और एम्ब्रियो की कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। यहाँ टॉर्सो प्रोटीन का रोल समझना भी जरूरी है। जब आगे वाले टिप पर टॉर्सो प्रोटीन बाइकॉइड से मिलता है तो वो एक्रॉन बनाता है, पर जब यही टॉर्सो पीछे वाले टिप पर अकेला होता है तो वो टेल्सन फॉर्म करता है। मतलब कॉम्बिनेशन बदला तो फंक्शन भी बदल गया। अब आते हैं इस सारी प्रोसेस के आखिरी स्टेप पर, जिसे जेनेटिक हायरार्की कहते हैं। जैसे ही मैटरनल जीन्स ग्राउंड रूल सेट करते हैं, वैसे ही बाकी जाइगोटिक जीन्स एक चेन रिएक्शन में काम शुरू कर देते हैं। पहले मैटरनल जीन्स ने बेस बनाया, फिर गैप जीन्स आते हैं जो ब्रॉड रीजन्स बनाते हैं। उसके बाद पेयर रूल और सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स आते हैं जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाते हैं। और लास्ट में आते हैं होम्योटिक जीन्स, जो डिसाइड करते हैं कि किस बॉडी पार्ट को कहाँ बनना है। अब इस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ना एक थोड़ा अजीब लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। क्या होगा अगर हम बाइकाइड एमआरएनए को आर्टिफिशियली एम्ब्रियो के बिल्कुल बीचों बीच इंजेक्ट कर दें? इसका रिजल्ट सीरियसली बहुत वाइल्ड है, क्योंकि बाइकॉइड सिर बनाने का मास्टर स्विच है, तो इसको बीच में डालने से वहां पर एक एक्स्ट्रा सिर यानी एक एक्टोपिक हेड डेवलप हो जाता है। मतलब जहां मास्टर स्विच दबेगा, सिर ठीक वहीं बनेगा। ये साबित करता है कि ये जीन्स कितने पावरफुल होते हैं। तो ये सारी प्रोसेस सच में किसी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड जेनेटिक डांस जैसी लगती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर मैटरनल एमआरएनएज एक फ्रूट फ्लाई का स्ट्रक्चर इतने परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं, तो लाइफ की शुरुआत में और कौन-कौन से ऐसे हिडन ब्लूप्रिंट्स काम कर रहे होंगे जो अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। ये सवाल हमें आगे और भी नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करता है। स्वागत है आपका इस नई एक्सप्लेनर में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बायोलॉजी की दुनिया के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है, ड्रोसोफिला एम्ब्रियो, यानी हमारी आम फ्रूट फ्लाई के विकास की कहानी। पहली नज़र में ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन सच मानिए, इसके पीछे काम करने वाले मॉलिक्यूलर पाथवे किसी शानदार पहेली से कम नहीं हैं। आज हम इस पूरी उलझन को सुलझाएंगे और इन जटिल प्रक्रियाओं को एकदम आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम सबसे पहले ड्रोसोफिला एक्सिस म्यूटेशन को समझेंगे, फिर डॉर्सल एक्सिस और वेंट्रल कैस्केड की बात करेंगे। इसके बाद दोनों की तुलना करेंगे, फिर एक बहुत ही फेमस जर्म लाइन काइमेरा एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और अंत में एक मज़ेदार सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ड्रोसोफिला एक्सिस म्यूटेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर सिरों की स्थापना। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती म्यूटेशन एक एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को, यानी उसके सिर और पूंछ को कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखिए, आपको क्या लगता है, एम्ब्रियो का विकास एकदम स्क्रैच से यानी शून्य से शुरू होता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर होते हैं मैटरनल इफेक्ट जीन्स। आसान भाषा में कहें तो ये माँ की तरफ से आने वाले वो एमआरएनएज और प्रोटीन्स हैं जो एम्ब्रियो के लिए एक फाउंडेशनल आर्किटेक्ट की तरह काम करते हैं। यही वो ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि आगे चलकर एम्ब्रियो का कौन सा हिस्सा आखिर बनेगा क्या। अब जरा इसे देखिए, ये वाकई कमाल का है कि कैसे सिर्फ एक सिंगल प्रोटीन पूरे शरीर की बनावट को ऊपर से नीचे तक बदल सकता है। बाइकॉइड प्रोटीन का ही उदाहरण ले लीजिए। नॉर्मल कंडीशन में सिर, थोरैक्स और पेट अपनी अपनी जगह बनते हैं,
लेकिन अगर बाइकॉइड गायब हो जाए तो सिर और थोरैक्स भी गायब और दोनों तरफ पूंछ जैसा हिस्सा यानी टेल्सिन बन जाता है। सबसे क्रेजी बात तो ये है कि अगर आप बाइकॉइड को एम्ब्रियो के एकदम बीच में डाल दें तो सिर लिटरली बीच में बन जाता है, और अगर दोनों सिरों पर डाल दें तो 2 सिर और 2 थोरैक्स बन जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि मैटरनल प्रोटीन्स का पावर कितना ज्यादा है। चलिए, सिर और पूंछ की बात तो हो गई। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डॉर्सल एक्सिस का निर्माण। देखते हैं कि एम्ब्रियो का ऊपरी हिस्सा यानी डॉर्सल साइड कैसे बनता है। इस पूरे प्रोसेस का असली हीरो कौन है? एक खास प्रोटीन जिसे हम गुरकन कहते हैं। ये उस साइड के न्यूक्लियस के mRNA से बनता है। ये गुरकन प्रोटीन ही वो शुरुआती ट्रिगर है, वो स्पार्क है जो एम्ब्रियो के ऊपरी हिस्से में एक बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन शुरू करता है। ये काम बिल्कुल एक सीक्रेट मिशन की तरह होता है। न्यूक्लियस से गुरकन mRNA निकलता है, प्रोटीन में बदलता है और फिर थोड़ी दूर ट्रैवल करके पास के फॉलिकुलर सेल्स तक पहुंचता है। वहां जाकर ये टॉर्पेडो नाम के रिसेप्टर से जुड़ जाता है। गुरकन और टॉर्पेडो का ये कनेक्शन ही डॉर्सल हिस्सा बनाने की चाबी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जुड़ाव उस हिस्से में पाइप नाम के प्रोटीन की सिग्नलिंग को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। लिटरली नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है ताकि डॉर्सल हिस्से की पहचान एकदम सेफ रहे। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सेक्शन 3, वेंट्रल प्रोटीन कैस्केड पैराडॉक्सिकल पाथवे। एम्ब्रियो का ऊपरी हिस्सा तो बन गया, लेकिन निचले हिस्से यानी वेंट्रल साइड में एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस काम करती है। यहाँ बायोलॉजी की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक देखने को मिलती है। जरा सोचिए, एम्ब्रियो का निचला हिस्सा यानी वेंट्रल साइड बनाने वाले प्रोटीन का नाम ही डॉर्सल प्रोटीन है ना? एकदम उल्टा। नाम डॉर्सल लेकिन काम वेंट्रल बनाने का। इस पैराडॉक्स को तो आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए, क्योंकि ये इस पूरे पाथवे का एक ऐसा एंकर पॉइंट है जो कभी नहीं भूलता। तो फिर सवाल ये है कि ये डॉर्सल प्रोटीन आज़ाद कैसे होता है? खैर, इसके पीछे एक पूरा डोमिनो इफेक्ट काम करता है, एक लंबा चेन रिएक्शन। सबसे पहले पाइप प्रोटीन सिग्नल देता है जो जीडी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। फिर एक के बाद एक प्रोटीन्स टूटना शुरू होते हैं। जीडी स्नेक को तोड़ता है, स्नेक ईस्टर को, और ईस्टर स्पैजल को। स्पैजल जाकर टॉल रिसेप्टर से जुड़ जाता है। टॉल रिसेप्टर अंदर बैठे पहले और ट्यूब को एक्टिवेट करता है, और ये दोनों मिलकर कैक्टस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और पता है मजेदार बात क्या है? इसी कैक्टस ने डॉर्सल प्रोटीन को कैद करके रखा था। कैक्टस खत्म, डॉर्सल आजाद। डॉर्सल न्यूक्लियस में घुसता है और वेंट्रल हिस्सा बना देता है। एकदम परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप एक्शन। अब सेक्शन 4, डॉर्सल और वेंट्रल की तुलना। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को पचाने के लिए चलिए एक सेकंड रुकते हैं और दोनों पाथवेज को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये उन्हें याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप ध्यान दें तो एक तरफ डॉर्सल पाथवे है जो एकदम सीधा साधा है। गुरकन प्रोटीन निकला, टॉर्पेडो से जुड़ा और काम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वेंट्रल पाथवे है जहां पाइप प्रोटीन 6 स्टेप का पूरा ड्रामा शुरू करता है, सिर्फ उस डॉर्सल प्रोटीन को आज़ाद करने के लिए। इस तरह से कंट्रास्ट करने पर दिमाग में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बन जाती है, राइट? मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, जर्म लाइन काइमेरिक एक्सपेरिमेंट। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल था कि आखिर इन पाथवेज का असली बॉस कौन है, एम्ब्रियो की अपनी सेल्स या फिर माँ की ओवरी? इसे टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही गजब का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप में रिसर्चर्स ने एक नॉर्मल एम्ब्रियो लिया और एक म्यूटेंट एम्ब्रियो लिया, और फिर उन्होंने लिटरली उन दोनों के जर्म सेल्स यानी पोल सेल्स को एक दूसरे के साथ स्वैप कर दिया, बिल्कुल एक क्रिस क्रॉस की तरह। वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या बच्चे के खुद के सेल्स आउटकम तय करते हैं या माँ का एनवायरनमेंट। और इसके नतीजे वो सच में माइंड ब्लोइंग थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर माँ की ओवेरी नॉर्मल है लेकिन उसके अंदर पल रहे एम्ब्रियो के जर्म सेल्स म्यूटेंट हैं, तो भी विकास एकदम नॉर्मल होता है। लेकिन अगर एम्ब्रियो के जर्म सेल्स बिल्कुल नॉर्मल है और वो एक म्यूटेंट ओवेरी में डेवलप हो रहा है, तो फाइनल रिजल्ट म्यूटेंट ही निकलता है। मतलब एकदम साफ है। ये पावरफुल कंक्लूजन ये साबित कर देता है कि माँ की सोमैटिक सेल्स यानी ओवरी द्वारा दिया गया एनवायरनमेंट ही असली बॉस है, वही सब कुछ डिसाइड करता है। जर्म लाइन का इस डिफेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। फाइनली हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, निष्कर्ष और अंतिम प्रश्न। हमने इन जटिल मॉलिक्यूलर कैस्केड्स और उस शानदार काइमेरा एक्सपेरिमेंट के पीछे के विज्ञान को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है।
अब जाने से पहले आपके लिए एक पहेली। जो कुछ भी हमने आज मैटरनल इफेक्ट और जर्मलाइन एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखा है उसे याद कीजिए। अगर डोर्सल प्रोटीन के लिए एक म्यूटेंट एम्ब्रियो को किसी नॉर्मल एम्ब्रियो से जर्मलाइन मिल जाए तो उसका फाइनल डेवलपमेंटल रिजल्ट क्या होगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को और भी गहराई से समझने में मदद करेगा। ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। नमस्कार, इस एक्सप्लेनर में हम जेनेटिक्स के उस बेहद दिलचस्प और परफेक्टली कोरियोग्राफ किए गए माइक्रोस्कोपिक डांस पर बात करने वाले हैं जो एक फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला को बिल्कुल शुरुआत से बनाता है। सिर्फ एक सिंगल सेल से पूरी फ्रूट फ्लाई कैसे बन जाती है? चलिए जेनेटिक्स के इस शानदार और सटीक तालमेल को करीब से समझते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा रास्ता कुछ इस तरह होगा। 1. द जेनेटिक स्टेयरकेस। 2. गैप जीन्स, कंटिन्यूअस रीजन्स। 3. पेयर रूल जीन्स, ज़ेब्रा स्ट्राइप्स। 4. सेगमेंट पोलैरिटी एंड सिग्नलिंग। और आखिर में 5. होम्योटिक जीन्स, स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं द जेनेटिक स्टेयरकेस पर। इसे एक माइक्रोस्कोपिक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। यह पूरा डेवलपमेंट एक बहुत ही परफेक्टली टाइम्ड सीढ़ी की तरह काम करता है। एक डोमिनो गिरता है और अगला सेट ट्रिगर हो जाता है। शुरुआत होती है मैटरनल जीन से, जो ज़ाइगोटिक कैस्केड को स्टार्ट करते हैं, और फिर गैप जीन से होते हुए ये चेन पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी और अंत में होम्योटिक जीन्स तक पहुंचती है, जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को डिफाइन करते हैं। हर एक कदम पिछले वाले से सीधे जुड़ा होता है। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी की एक बहुत ही कमाल की कोर फिलॉसफी है। अगर हमें समझना है कि कोई जीन आखिर करता क्या है, तो उसे म्यूटेट कर दीजिए या हटा दीजिए और देखिए कि शरीर से क्या गायब होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन सच यही है कि किसी भी चीज की अहमियत उसके ना होने पर ही सबसे अच्छी तरह समझ आती है। चलिए अब इस कैस्केड के पहले बड़े ज़ाइगोटिक स्टेप पर चलते हैं, गैप जीन्स। इनका नाम गैप जीन्स क्यों है? बहुत ही सिंपल है। अगर ये जीन्स गलती से म्यूटेट हो जाएं तो भ्रूण में एक बहुत बड़ा और कंटिन्यूअस हिस्सा बन ही नहीं पाता। बॉडी के डिजाइन में सचमुच का एक गैप आ जाता है। सोचिए कि एक बिल्डिंग बन रही हो और ब्लूप्रिंट से अचानक पूरी की पूरी एक मंजिल ही गायब हो जाए। बिल्कुल वैसा ही इस स्टेज के जो जीन्स हैं उनके नाम भी काफी दिलचस्प हैं, क्रूपल, नर्व्स, जायंट और टेललेस। लेकिन इनमें से हंचबैक का रोल सबसे फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये खास डबल रोल निभाता है। हंचबैक विशिष्ट रूप से एक मैटरनल और ज़ाइगोटिक दोनों जीन्स की तरह काम करता है। मतलब ब्लूप्रिंट बनाने वाला आर्किटेक्ट और जमीन पर काम करने वाला बिल्डर दोनों यही है। अब उसी म्यूटेशन वाले रूल को याद करते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। अगर क्रोपल जैसा कोई सेंट्रल जीन काम करना बंद कर दे तो एम्ब्रियो का क्या होगा? चलिए देखते हैं। इसका रिजल्ट सच में जानलेवा होता है। बिना क्रूपल जीन के सेगमेंट 4 से लेके 6 तक का हिस्सा पूरी तरह से गायब हो जाता है। पेट का एक बहुत बड़ा कंटिन्यूअस सेक्शन बस वैनिश हो जाता है। इससे यह साबित होता है कि जेनेटिक डोमिनो का यह सिंगल स्टेप पूरे जीव के लिए कितना ज्यादा क्रूशियल है। एक बार जब ब्रॉड रीजन सेट हो जाते हैं तो जेनेटिक सीडी का अगला लेवल एक्टिव होता है, पेयर रूल्स जीन्स। ये पेयर रूल जीन्स उन चौड़े हिस्सों को एक साफ धारीदार पैटर्न में बदल देते हैं। ये एक शानदार ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस में काम करते हुए भ्रूण को 7 बैंड्स में बांटते हैं। डेवलप होते हुए शेप पर एक बहुत ही सुंदर माइक्रोस्कोपिक ज़ीब्रा स्ट्राइप पैटर्न उभर कर आता है। यहीं से वास्तव में सेल्स एक सेगमेंटेड आकार लेना शुरू करती हैं। ये ज़ेब्रा पैटर्न एक पजल के परफेक्ट इंटरलॉकिंग की तरह है। इवन स्किप्ड जीन ऑड नंबर वाले सेगमेंट्स में एक्टिव होता है और इवन नंबर वाले स्पॉट्स को लिटरली स्किप कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फुशी तराजू जैसे जीन मुख्य रूप से उन्हीं इवन नंबर वाली जगहों पर काम करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरा एम्ब्रियो इन ऑल्टरनेटिंग पट्टियों से कवर हो जाए। सीढ़ी और नीचे जाती है और पेरूल जीन्स अपना काम खत्म करके अब सेल्स के बीच एक बहुत ही डेलिकेट सिग्नलिंग शुरू करते हैं। सेगमेंट पोलैरिटी की बारी आती है। ये स्पेसिफिक जीन्स उन 7 चौड़ी पट्टियों को लेते हैं और उन्हें 14 बेहद शार्प सेगमेंट्स में बदल देते हैं। विंगलेस, हेजहॉग और एनग्रेल्ड जैसे जीन्स हर एक स्लाइस के लिए एक क्लियर फ्रंट और बैक सेट करते हैं। ये डायरेक्शन तय करना बहुत ज़रूरी है, वरना शरीर को पता ही नहीं चलेगा कि उसे किस दिशा में विकसित होना है। और ये हिस्सा सच में माइंड ब्लोइंग है। यहाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सेल्स एक दूसरे से लिटरली बात कर रही होती हैं। विंगलेस प्रोटीन बनाने वाली सेल्स के पास
पैच्ड रिसेप्टर होता है जो हेजहॉग को कैच करता है। इसके विपरीत एनग्रेल्ड सेल्स हेजहॉग बनाती हैं और उनके पास फ्रिजल्ड रिसेप्टर होता है जो विंगलेस को कैच करता है। प्रोटीन्स को कैच एंड थ्रो करने का ये गेम सेगमेंट्स के बॉर्डर्स को पूरी तरह से पक्का कर देता है। फाइनली ये डेवलपमेंट की यात्रा जेनेटिक कैस्केड के बिल्कुल निचले हिस्से तक पहुंचती है, द ग्रैंड फिनाले, होमियोटिक जीन्स। क्रोमोसोम 3 पर मौजूद ये 2 मेजर कॉम्प्लेक्स, एंटेनापीडिया और बायोथोरेक्स, असल में वो मास्टर आर्किटेक्ट्स हैं। अब तक की प्रोसेस सिर्फ खाली ब्लॉक्स या सेगमेंट्स बना रही थी, लेकिन ये होमियोटिक जीन्स ही डिक्टेट करते हैं कि किस सेगमेंट पर कौन सा बॉडी पार्ट बनेगा, पंख कहाँ होंगे, पैर कहाँ बनेंगे और एंटेना अपनी जगह कहाँ लेंगे, ये सब यही डिसाइड करते हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के सबसे अजीब लेकिन फैसिनेटिंग सवाल पर आते हैं। अगर छाती में पैर बनाने वाला एंटेनापीडिया जीन गलती से सिर के हिस्से में एक्टिव हो जाए तो इस बायोलॉजिकल मिक्सअप का नतीजा क्या होगा? लिटरली सिर से एंटीना की जगह पैर उगने लगेंगे। यह किसी साइंस फिक्शन का सीन लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। म्यूटेट हुआ ये जीन नॉर्मल एंटीना बनने ही नहीं देता और उन्हें स्ट्रक्चरल पैरों से पूरी तरह रिप्लेस कर देता है। यह अजीब नज़ारा साबित करता है कि ये होमियोटिक जीन्स फिजिकल आइडेंटिटी के लिए एब्सोल्यूट मास्टर स्विचेस की तरह काम करते हैं। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए लाइफ की ये माइक्रोस्कोपिक एक्यूरेसी हमें आश्चर्य में डाल देती है। अगर जेनेटिक डोमिनोज का एक छोटा सा सेट एक फ्रूट फ्लाई को इतनी परफेक्शन के साथ बना सकता है, तो सोचिए ऐसे और कितने खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए बायोलॉजिकल रहस्य छिपे होंगे। इन जेनेटिक्स की दुनिया ने सच में हमारे समझने के लिए बहुत कुछ बचा रखा है। इस टॉपिक पर आगे एक्सप्लोर करते रहिए और इस कमाल के बायोलॉजिकल डांस के बारे में सोचते रहिए। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले फ्रूट फ्लाई के अंडे से इतना जटिल शरीर कैसे बन जाता है? आज के इस डीप डाइव में हम इसी मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे हम आमतौर पर फ्रूट फ्लाई कहते हैं, जेनेटिक्स का अल्टीमेट मॉडल है और आज हम देखेंगे कि प्रकृति सूक्ष्म स्तर पर कितनी बेहतरीन इंजीनियरिंग करती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के इस सबसे दिलचस्प सवाल पर जरा गौर करें। एक बिल्कुल गोल और साधारण सी अंड कोशिका को आखिर ये कैसे पता चलता है कि उसे किस तरफ सिर बनाना है और किस तरफ पूंछ? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बेहद सटीक आनुवंशिक वास्तुकला है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे आज हम मिलकर समझने वाले हैं। आज के हमारे मुख्य पड़ाव होंगे सबसे पहले फ्रूट फ्लाई से एक छोटा सा परिचय, फिर निषेचन और क्लीवेज की प्रक्रिया, उसके बाद हम चलेंगे एग चेम्बर के अंदर, फिर समझेंगे बॉडी एक्सिस का निर्धारण और अंत में देखेंगे जेनेटिक कैस्केड का पूरा फ्लो। तो चलिए खंड 1 से शुरू करते हैं, फ्रूट फ्लाई और उसका जीवन चक्र। फ्रूट फ्लाई की सबसे खास बात है इसका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी पूर्ण कायांतरण। इसका सीधा सा मतलब है कि जन्म के समय ये जीव जैसा दिखता है, बड़ा होने पर उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है। अंडे देने के बाद हर दिन एक नया इंस्टार लार्वा चरण आता है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद प्यूपेरिएशन होता है और फिर इक्लोजन के जरिए एक पंखों वाली वयस्क मक्खी बाहर आ जाती है, बिल्कुल एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन की तरह। अब आते हैं खंड 2 पर, निषेचन और क्लीवेज। यहाँ से असल निर्माण कार्य शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए अंडे की प्रारंभिक संरचना को समझना जरूरी है, जिसे सेंट्रोलेसिथल कहा जाता है। इसका मतलब है कि अंडे में सारा पोषण यानी योक बिल्कुल केंद्र में रखा होता है। इसे ऐसे समझें जैसे किसी सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा लंच बॉक्स रखा हो। ये खास बनावट आगे होने वाले कोशिका विभाजन को एक बहुत ही अनोखी दिशा देती है। अब क्योंकि केंद्र में ये विशाल योक मौजूद है, यहाँ पूर्ण विभाजन, जिसे हम होलोब्लास्टिक कहते हैं, वो नहीं हो पाता। इसके बजाय ड्रोसोफिला में सुपरफिशियल क्लीवेज देखने को मिलता है। ये एक अपूर्ण या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है। जब माइक्रोपाइलर सिरे से एक अकेला स्पर्म अंदर आता है, तो उसके बाद जो सुपरफास्ट कोशिका विभाजन होता है वो केवल अंडे की परिधि यानी किनारों पर ही होता है। बीच का हिस्सा वैसे का वैसा रहता है। निषेचन के ठीक बाद की टाइमलाइन कुछ इस तरह दिखती है। स्पर्म और अंडे के न्यूक्लियस मिलने के बाद सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब नाभिक बहुत तेजी से विभाजित होते हैं। फिर ये सारे नाभिक परिधि की तरफ भागते हैं और सिनकाइटियल ब्लास्टोडर्म बनाते हैं।
इस पॉइंट पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन नाभिकों के बीच कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती, सब कुछ एक ही साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है और फिर अगले चरण में झिल्लियां बनती हैं और तब जाकर सेल्यूलर ब्लास्टोडर्म तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की ओर, एग चेम्बर के अंदर। चलिए देखते हैं कि ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट आखिर तैयार कहाँ होता है। इस एग चैम्बर के अंदर एक पूरा का पूरा सपोर्ट क्रू लगातार काम कर रहा होता है। मुख्य रूप से यहाँ विकसित हो रहे oocyte के साथ दो बहुत ही अहम कोशिकाएं होती हैं। पहली हैं नर्स कोशिकाएं। ये सिर्फ पोषण ही नहीं देती बल्कि सबसे जरूरी काम करती हैं मैटरनल जीन्स का निर्माण। और दूसरी हैं फॉलिक्यूलर कोशिकाएं, जो oocyte के आकार को बढ़ाने और उसके विकास को संभालने का जिम्मा उठाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि निषेचन से पहले ही ये कोशिकाएं अंडे को मैटरनल फैक्टर से पूरी तरह लोड कर चुकी होती हैं। अब आते हैं खंड 4 पर, बॉडी एक्सिस का निर्धारण। यही वो जगह है जहां मास्टर आर्किटेक्ट्स अपनी कला दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, शरीर का अगला और पिछला हिस्सा कौन तय करेगा? इसे तय करने के लिए जेनेटिक वास्तुकारों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला चलता है। एंटीरियर यानी अगले हिस्से को बनाने की जिम्मेदारी बायोकॉइड और हंचबैक नाम के जीन्स पर होती है। वहीं दूसरी तरफ पोस्टीरियर यानी पिछले हिस्से का चार्ज नैनोज और कॉडल जीन के पास होता है। और याद रहे, ये सारे मैटरनल जीन निषेचन से पहले ही अंडे में अपनी पोजीशन ले चुके होते हैं। लेकिन इन जीन्स को उनकी सही जगह पर पहुंचाता कौन है? यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स एक बेहद जरूरी ट्रांसपोर्ट हाईवे की तरह काम करते हैं। वो पक्का करते हैं कि बाइकॉइड आगे रहे और नैनोस पीछे। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर हम किसी इनहिबिटर से इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को रोक दें तो कोई भी एंटीरियो पोस्टीरियो पोलैरिटी बन ही नहीं पाएगी। पूरी की पूरी वास्तुकला वहीं धराशायी हो जाएगी। ये सिस्टम कितनी परफेक्शन के साथ काम करता है, इसका राज इसकी इनहिबिटरी डायनामिक्स में छिपा है। इसे एक तरह का टर्फ वॉर या जमीनी कब्जे की लड़ाई मान लीजिए। अपना क्षेत्र सुरक्षित करने के लिए ये आर्किटेक्ट एक दूसरे के ब्लूप्रिंट को एक्टिवली ब्लॉक करते हैं। एंटीरियर क्षेत्र का बॉस है बाइकॉइड, जो कॉडल एमआरएनए को वहां फटकने भी नहीं देता। ठीक इसी तरह पोस्टीरियर क्षेत्र का मास्टर नेनोज है, जो हंचबैक एमआरएनए को वहां विकसित होने से पूरी तरह रोक देता है। और इसी आपसी रोक-टोक की वजह से एक बहुत ही स्पष्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी सांद्रता का भारी अंतर पैदा होता है। अर्ली क्लीवेज के दौरान एंटीरियर सिरे पर बाइकॉइड और हंचबैक प्रोटीन का लेवल एकदम हाई होता है, जबकि नैनोज वहां न के बराबर होता है। प्रोटीन्स का यही भारी अंतर उन कोशिकाओं को सिग्नल देता है कि सिर यहीं बनाना है। बीच का शरीर तो बन गया, लेकिन शरीर के बिल्कुल एक्सट्रीम सिरों को भी तो कैप करने की जरूरत होती है। इसके लिए टॉर्सो जीन मैदान में आता है। जब ये टॉर्सो प्रोटीन बाइकॉइड के साथ मिलता है तो ये एक्रॉन बनाता है, जो सिर का सबसे आगे वाला हिस्सा है। और अगर ये सिर्फ अकेले हो तो ये टेल्सन बनाता है, जो पूंछ का एकदम आखिरी छोर है। चलिए अब अपने अंतिम खंड पर चलते हैं, खंड 5, जेनेटिक कैस्केड। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सटीक डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम करती है, जिससे जेनेटिक कैस्केड कहा जाता है। शुरुआत हमेशा मैटरनल इफेक्ट जीन से होती है। ये जीन फिर ज़ाइगोटिक जीन्स की एक पूरी चेन रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। क्रम कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले आते हैं गैप जीन, फिर पेरूल जीन, उसके बाद सेगमेंट पोलैरिटी जीन और एकदम आखिर में होम्योटिक जीन। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इस सीक्वेंस को समझना बहुत ही क्रिटिकल है। अब तक हमने जो ब्लूप्रिंट समझा है, चलिए उसका एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प म्यूटेशन प्रयोग का जिक्र है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई वैज्ञानिक सिर बनाने वाले एंटीरियर बाइकॉइड जीन को ले और उसे जबरदस्ती भ्रूण के बिल्कुल बीचों बीच इंजेक्ट कर दे? इसका क्या परिणाम होना चाहिए? नतीजे सच में हैरान कर देने वाले हैं। क्योंकि बाइकॉइड को बीच में डाल दिया गया था, इसलिए भ्रूण के बिल्कुल बीचों बीच एक एक्टोपिक यानी एक एक्स्ट्रा सिर बन जाता है। और क्योंकि असली एंटीरियर सिरे से बाइकॉइड हटा दिया गया था, इसलिए भ्रूण के दोनों एक्सट्रीम सिरों पर पूंछ वाली टेल्सन संरचनाएं बन जाती हैं। यह प्रयोग शाब्दिक रूप से साबित करता है कि इन जीन्स की भौतिक लोकेशन ही यह तय करती है कि जीवन का आकार कैसा होगा। कोई जगह बदली और पूरा ढांचा बदल गया। ये हमें ड्रोसोफिला के विकास की इस अविश्वसनीय सटीकता के सार तक ले जाता है। मैटरनल ब्लूप्रिंट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि महज इन बायोलॉजिकल आर्किटेक्ट्स की जगह बदल देने से शरीर का पूरा नक्शा ही भौतिक रूप से बदल जाता है। प्रकृति की इंजीनियरिंग का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई और हो, जो हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है।
अगर सिर्फ शुरुआत में काम करने वाले मैटरनल इफेक्ट जीन्स में शरीर की पूरी धुरी को तय करने की इतनी बड़ी ताकत है, तो जरा सोचिए उस जेनेटिक कैस्केड के एकदम अंत में आने वाले होम्योटिक जीन्स के भीतर कितने जटिल रहस्य छिपे होंगे। वही जीन्स जो ये तय करते हैं कि शरीर में कहाँ आंख बनेगी और कहाँ पंख। ये निश्चित रूप से जीव विज्ञान के और भी गहरे रहस्यों को जानने की एक जबरदस्त उत्सुकता जगाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और खोजते रहिए।